दोस्तों, कोई चीज सही है या गलत इसको आखिर डिसाइड कौन करता है? हम लोग अक्सर अपने मॉरल डिसीजंस के लिए मजहब, सोशल नॉर्म्स या लॉस का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान जैसी रिलीजन ड्रिवन सोसाइटीज में हर मॉरल डिसीजन मजहब से जुड़ जाता है। वेस्टर्न सोसाइटी में इमैनुअल कांट के बाद उन्होंने रीजन और रैशनैलिटी को मोरालिटी की बुनियाद बना लिया। लेकिन दोस्तों, फिलॉसफी की तारीख में एक अजीबो गरीब हेयर स्टाइल वाला एक डीप डार्क फिलोसोफर ऐसा था जिसने सारी ट्रेडिशनल थॉट को हिला के रख दिया। ह्यूमन एथिक्स को लेकर उसके आइडियाज इतने रेवोल्यूशनरी थे कि उस वक्त की रॉयल नॉर्वेजियन सोसाइटी ने 1839 में उसके ऐसे को फर्स्ट प्राइज दिया। अगले ही साल यानी 1840 में उसने रॉयल डच सोसाइटी में अपना दूसरा कंट्रोवर्शियल ऐसे जमा करवा दिया, जिसको सेकंड प्राइज मिला। इस फिलोसोफर का जिगरा देखें, इसकी करेज देखें कि इसने उस वक्त का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर था यानी कि इमैनुअल कांट, उसकी सोच को हेड ऑन लिया और मेरे हिसाब से काफी हद तक कामयाब रहा। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट, द डार्क आर्थर शोपेनहावर की। दोस्तों, इमैनुअल कांट की जबरदस्त फिलॉसफी, स्पेशली उसके जो आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है, उसको मैं बहुत दफा आपको अपनी वीडियोस में समझा चुका हूं। कांट की जो सोच थी ना, उसने 19वीं सदी यूरोप को बदल के रख दिया था। कांट का मेन आर्गुमेंट ये था कि किसी भी मॉरल बिहेवियर का ताल्लुक होता है रैशनल रूल्स और सोशल ड्यूटी से। अगर आप रैशनैलिटी, रीजन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप मॉरल रहेंगे, अदरवाइज यू विल बी इमोरल। मेरे प्यारे दोस्तों, कांट की जो मॉरल यूनिवर्स है ना, उसमें एक्शंस को जज उनके आउटकम से नहीं किया जाता, बल्कि उनके पीछे जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसको वो मैक्सिम्स कहता था, उनसे किया जाता है। मैक्सिम बेसिकली एक पर्सनल रूल है या प्रिंसिपल है जो किसी भी इंडिविजुअल के एक्शन को गाइड करता है। कांट ने अपने मैक्सिम्स को कुछ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से जोड़ दिया। ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव टेस्ट करते हैं कि ये मैक्सिम मॉरली एक्सेप्टेबल है या नहीं। कांट के मुताबिक एक अच्छे या मॉरल मैक्सिम को 3 फिल्टर से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहला है यूनिवर्सैलिटी। एक्ट ओनली ऑन अ मैक्सिम यू कुड विल टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। इफ एवरीवन फॉलोड योर रूल, वुड सोसाइटी स्टिल मेक सेंस? यानी कि आपका जो बिहेवियर है उसको जज करने के लिए कि वो मॉरली राइट है या रॉन्ग, आपने ये कंसिडर करना होता है कि अगर पूरी दुनिया इस प्रिंसिपल को फॉलो करे तो क्या सोसाइटी जस्टली कायम रहेगी या नहीं, सोसाइटी में सैनिटी बरकरार रहेगी या नहीं। मसलन मैं अपना मॉरल कंपास सेट करता हूं कि जब मेरा दिल आएगा, जब मेरा मतलब होगा, मैं झूठ बोलूंगा। अब मुझे यह देखना होगा कि अगर पूरी दुनिया इस तरीके से सोचना शुरू कर दे और मेरे इस मैक्सिम को अपना ले तो क्या सोसाइटी कायम रहेगी? सोसाइटी विल कोलैप्स। लिहाजा ये एक इमोरल प्रिंसिपल है। दूसरा फिल्टर है ह्यूमैनिटी एज एन एंड। एक्ट इन अ वे दैट ट्रीट्स ह्यूमैनिटी इन योरसेल्फ एंड अदर्स ऑलवेज एज एन एंड, नेवर मेरली एज अ मीन्स। इसका मतलब यह है कि इस कायनात में हर इंडिविजुअल की एक इंट्रिंसिक वर्थ है और आप इंसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके नहीं छोड़ सकते। अगर आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए 10 लोगों से झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, तो यह आपके लिए एक इमोरल प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें आपने इंडिविजुअल्स को, इंसानियत को, उन 10 लोगों को मीन्स टू एन एंड यूज किया है, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। यानी कि आप अपने मकसद तक इन 10 लोगों का इस्तेमाल करके पहुंचे। ठीक उसी तरह के आप दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाएं और जब आप उस सीढ़ी से चढ़ के दीवार के ऊपर तक पहुंच जाएं तो आप उस सीढ़ी को ठुड्डा मार के गिरा दें। कांट वॉज अगेंस्ट दिस थॉट। और तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी ऑफ रीजन। योर मैक्सिम मस्ट नॉट कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ व्हेन यूनिवर्सलाइज्ड। ये पॉइंट नंबर 3 बात करता है लॉजिकल ऑनेस्टी के बारे में। यानी कि एक मॉरल लॉ हर कंडीशन में हर शख्स के लिए वैलिड होनी चाहिए। इसको एक लाइन में कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, इफ योर रूल डिस्ट्रॉयज द कंडीशंस दैट अलाउ इट टू वर्क, इट फेल्स। यानी कि आपका जो मॉरल प्रिंसिपल है वो उन्हीं रूल्स को तबाह बर्बाद कर देता है, हर्ट कर देता है, जिनकी वजह से वो एक्चुअली में वजूद में आया, तो वो एक इमोरल लॉ है। लेकिन शोपेनहावर का दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहता था कि अगर आपने एथिक्स को समझना है ना, तो भाई ये समझो कि इंसान किसी भी सिचुएशन में बिहेव कैसे करता है, रादर देन उसको ये बताना कि उसने बिहेव किस तरीके से करना है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसकी मिसाल आप यूं समझे कि आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और सड़क पे सामने आपको एक इंजर्ड शख्स मिलता है। अब आप उसकी मदद करने का सोचते हैं इस वजह से कि यू रीजन इट आउट, या फिर यू एक्ट फ्रॉम अ डीपर फीलिंग ऑफ कनेक्शन। यानी कि जब भी आपको लगता है कि आपको किसी शख्स की मदद करनी चाहिए या किसी शख्स को आपकी मदद की, आपकी हेल्प की जरूरत है, तो क्या आप इस चीज को रीजन आउट करते हैं, या फिर इसकी बजाय आप उस शख्स से एक डीपर लेयर पर कनेक्ट होते हैं और यही कनेक्शन आपको उसकी मदद करने पर मजबूर करता है। इस जबरदस्त डिलेमा को समझाने के लिए शोपेनहावर ने 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस का जवाब दिया। पहला सवाल ये कि आर वी ट्रूली फ्री टू चूज आवर इमोशंस, यानी कि क्या हमारे जज्बात के ऊपर कंट्रोल है। और दूसरा सवाल ये था कि व्हाट रियली ड्राइव्स अस टू हेल्प अदर्स, वो क्या चीज है जो हमें दूसरों की मदद करने पर मजबूर करती है ना जबरदस्त और कमाल के सवाल। दिखने में बिल्कुल सादा है, लेकिन इनके अंदर क्या कमाल की फिलोसॉफिकल गहराई है। चलें इस टॉपिक को जरा खोल के रखते हैं
अब जरा सोचें कि आज सुबह जब आप अपनी नींद से उठे तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल फोन उठाया होगा। तो क्या ये मोबाइल फोन आपने अपनी मर्जी से उठाया था? अब अक्सर लोगों का आंसर होगा ऑफ कोर्स, ये तो मैंने अपनी मर्जी से उठाया था। लेकिन शोपेनहावर आप लोगों के लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं करता। वो कहता है कि जिंदगी में आप जो भी चॉइसेस लेते हैं ना, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। हु यू आर, यानी कि आप कौन है, और आप किस सिचुएशन में हैं। मसलन आज सुबह आपने जो भी नाश्ते में खाया, आपको लगा कि वो आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया, लेकिन दरअसल आपकी ये चॉइस काउंटलेस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपके टेस्ट के ऊपर, आपके हैबिट्स के ऊपर, उस वक्त किचन में क्या मौजूद था उसके ऊपर, आपके पास कितना वक्त है उसके ऊपर। शोपेनहावर का कहना था कि हमारा एक्शन दो सोर्सेज से फ्लो करता है। एक तो हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टर और दूसरा है हमारा मोटिव। हमारा कैरेक्टर दरअसल वो लेंस है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं और अलग अलग मोटिव्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। हर शख्स का कैरेक्टर मुख्तलिफ है। इसको आप इस तरह समझें कि किसी शख्स ने लाल चश्मा लगाया हुआ है, किसी ने पीला, किसी ने नीला और किसी ने जामनी। लिहाजा कोई भी शख्स जो भी एक्ट परफॉर्म करता है ना, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से करता है। कुछ लोग जब किसी को मुश्किल में देखते हैं तो फौरन मदद को आते हैं और कुछ लोग हेजिटेट करते हैं। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टर एंड हैज नथिंग टू डू विद रैशनैलिटी और रीजन। अब दोस्तों, मैं बड़ी ही बारीक बात करने वाला हूं, इसको जरा समझिएगा। हम जब किसी भी डिस्ट्रेस सिचुएशन में कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो दरअसल वो डिसीजन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ हु वी आर फंडामेंटली। हमारा कैरेक्टर दरअसल किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कि ये काम मैंने करना है या नहीं। अब ये बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात है, लेकिन यहां पर एक और $1,000,000 सवाल ये बनता है कि इफ वी आर नॉट फ्री टू चूज, अगर हमारे पास फ्री विल ही नहीं है, देन व्हाई शुड वी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस? भाई, अगर मेरी एक्ट मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैंने सड़क के ऊपर इंजर्ड शख्स की मदद करनी है या नहीं, दिस इज आउट ऑफ माय कंट्रोल, देन हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल? इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कैसे आती है? इसके बारे में भी शोपेनहावर ने क्या कमाल की इंसाइट दी। द ग्रेट शोपेनहावर ने जो इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दिया ना, उसने फिलॉसफी को हिला के रख दिया। उसने कहा कि मेरा भाई, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज योर एक्शंस रिवील हु यू ट्रूली आर। आप किसी भी सिचुएशन में कैसे भी एक्ट करते हैं, सेल्फिशली, काइंडली, जेनरसली, वो दरअसल आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत को डिपिक्ट करता है। उसको आप छुपा नहीं सकते, और यही कैरेक्टर आपके मॉरल बिहेवियर को ड्राइव करता है। दोस्तों, ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ नहीं आई ना, तो पिछले 90 सेकंड्स आप रिवाइंड करके जरूर सुनिएगा, बिकॉज सारी वीडियो का जो क्रक्स है ना, वो इसी बात के अंदर छुपा हुआ है। यू आर ड्रिवन बाय योर कैरेक्टर। अब जरा इस बात को जरा आप डीपली समझें तो ये एक बड़ी लिबरेटिंग फीलिंग है। वो इसलिए कि जिंदगी में जब भी कोई डिसीजन आएगा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कैरेक्टर अगर तगड़ा होगा, अगर आपने अपने ओवरऑल कैरेक्टर के ऊपर काम किया होगा, देन ऑल योर डिसीजंस विल बी ड्रिवन बाय इट। इसकी इंप्लीकेशन ये है कि हर वक्त इस बारे में परेशान होना कि मैंने डिसीजन सही लिया या गलत, मेरा डिसीजन मॉरल था या नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर, अपने किरदार के ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट टाइम सड़क के ऊपर किसी शख्स को आपकी मदद की जरूरत पड़ी और आपने उसकी मदद की या ना की, वो दरअसल आपका कैरेक्टर आपके सामने ले आएगा। इंसान के कैरेक्टर के अलावा शोपेनहावर ने एथिक्स की फाउंडेशन एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कहा, और वो है कंपैशन। समझे, आप एक मेट्रो ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। एक 80 साला बुढ़िया ट्रेन में आती है और खड़ी हो जाती है। आप उस बूढ़ी औरत को देखते हैं, वो काफी वीक और कमजोर है। आप अपनी सीट से उठते हैं और उस बूढ़ी औरत को अपनी जगह पर बिठा देते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैशन। इट इज द इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ द अदर पर्सन सिचुएशन, यानी कि वेरी सिंपली दूसरे की सिचुएशन को फील करना एज इफ यू आर गोइंग थ्रू इट। शोपेनहावर ने फिर इस कंपैशन के कॉन्सेप्ट से सदियों की फिलॉसफी को चैलेंज किया, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसोफर्स जैसे कि प्लेटो, डेकार्ट, कांट, इनका ये कहना था, इनका ये क्लेम था कि इमोशंस क्लाउड मॉरल जजमेंट, लिहाजा हमें सिर्फ गाइड करेगी प्योर रीजन। शोपेनहावर का कहना था कि लॉजिकल रीजनिंग के जरिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की जॉय और सफरिंग को एक्सपीरियंस करके ही हम अपने मॉरल बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं। उसका कहना था कि अगर आप इस कंपैशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो आप कभी भी किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शोपेनहावर के इस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन ने हमेशा के लिए मोरालिटी को चेंज कर दिया। उसको कहना था कि लोगों को यह समझाना, यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत, हमें इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए कि लोगों की कंपैशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। ऐसा करने से ही हम एक एथिकल सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। शोपेनहावर ने अपने इन पाथ ब्रेकिंग एसेज में ह्यूमन बिहेवियर को भी समझने की कोशिश की। उसने ये सवाल उठाया कि वो कौन सी मोटिवेशंस हैं जो इंसान को किसी भी एक्ट करने पर मजबूर करती हैं। एंड ही फाउंड आउट दैट देयर आर 3 मोटिवेशंस बिहाइंड इट। इसमें सबसे पहली मोटिवेशन है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि आपके सामने सड़क पर एक्सीडेंट हुआ हुआ है, एक बंदा जख्मी बैठा हुआ है, उसके पांव से खून निकल रहा है, लेकिन आपको घर जल्दी पहुंचना है।
और आप उसकी मदद किए बगैर उसको इग्नोर करके आगे निकल गए। इसी को सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं। ये हमारे बिहेवियर के पीछे सबसे कॉमन और सबसे बड़ी मोटिवेशन है। दूसरी फोर्स है मैलिस। इसका मतलब है द डिजायर टू कॉज हार्म टू अदर्स, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश। मैलिस भी इंसानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा देती है। हम अक्सर जेलिसी के अंदर, नफरत के अंदर अपने दुश्मनों के साथ गलत गलत काम कर जाते हैं। बदला लेने की आग इंसान को पागल कर देती है। लेकिन रियलिटी यही है कि हमारे एक्ट्स के पीछे ये भी हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और फिर आती है थर्ड मोटिवेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि कंपैशन। कंपैशन सिंपली क्या है? आपका दोस्त बहुत खुश है, वो कामयाब हो गया है, उसकी नौकरी लग गई है, उसकी प्रमोशन मिल गई है, और आप उसकी खुशी को फील करके उससे ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये कंपैशन है। इसी तरह वही आपका दोस्त या आपको कोई फैमिली मेंबर किसी बात से परेशान है, उसको कोई नुकसान हो गया और आप उसका नुकसान फील करके यू आर ऑल्सो हार्ट ब्रोकन। ये भी कंपैशन की निशानी है। अच्छा, मजे की बात यह कि ये जो तीनों मोटिवेशंस है ना, सेल्फ इंटरेस्ट, मैलिस और कंपैशन, ये आपके कैरेक्टर में बड़ी खूबसूरती से ब्लेंड होती है, मिक्स होती हैं। और आप जो भी एक्ट करते हैं ना, वो इन्हीं तीनों की बेसिस के ऊपर करते हैं। मसलन आपने किसी चैरिटी को डोनेट किया, तो क्या आपने डोनेट कंपैशन की वजह से किया, या फिर आपका सेल्फ इंटरेस्ट था कि अगर मैं इस चैरिटी की हेल्प करूंगा तो मुझे सवाब मिलेगा? ये जो तीनों मोटिवेशंस हैं, अगर आप इनको अपने कैरेक्टर के अंदर सही तरीके से समझ गए तो आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने सेंट ही बनना है और हर चीज आपने कंपैशन के ऊपर ही करनी है। अक्सर औकात कंपैशन और सेल्फ इंटरेस्ट साथ साथ काम कर रहे होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपने किसी की मदद की तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस पे की। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस एंड वी कैन नॉट बी परफेक्ट। अब ये जो सारी फोर्सेस है ना, इनको आपने अपने कैरेक्टर के अंदर बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करना है। अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से काम करती है, इट विल गिव यू अ डीप इंसाइट इनटू योर कैरेक्टर। आहिस्ता आहिस्ता दिस सेल्फ ऑब्जर्वेशन विल लीड टू विजडम एंड इवेंचुअली विल लीड यू टू बिकमिंग मोर एथिकल। अब सवाल यह है कि अगर हमारी चॉइसेस हमारे कैरेक्टर और हमारी सिचुएशन यानी कि हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर कंपैशन का क्या रोल है? इस प्रॉब्लम ने भी शोपेनहावर को काफी फैसिनेट किया एंड ही केम टू अ वंडरफुल कंक्लूजन। उसने ये दरियाफ्त किया कि कंपैशन ना आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चीज है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, जिसको आप वक्त के साथ साथ बढ़ा सकते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में जब आप कंपैशन की बेसिस पर डिसीजंस लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी शख्सियत के अंदर एक मोमेंटम बिल्डअप करेगा एंड इट विल स्लोली चेंज हाउ यू सी द वर्ल्ड एंड कंडक्ट योर लाइफ। ठीक उसी तरह जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले आप उसको अपनी मादरी जबान यानी कि अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट थिंकिंग इन द सेम लैंग्वेज। कंपैशन वर्क्स सिमिलरली। शुरू शुरू में अगर आपको ये कंपैशन फेक भी करना पड़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंपैशन आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का एक इंटेग्रल हिस्सा बन जाएगा एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स देयर वोंट बी एनी टर्निंग बैक। लिहाजा ये जो सारी कहानी है, इसकी बॉटम लाइन ये है कि कोई भी मॉरल बिहेवियर की डायरेक्शन आउटसाइड टू इनसाइड नहीं होती, बल्कि इट्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आप सोसाइटी को या इंडिविजुअल को ये ना बताएं कि क्या सही है क्या गलत, बल्कि आप उसके कैरेक्टर के ऊपर काम करने की कोशिश करें। वंस यू डू दैट, द सोसाइटी विल बिकम मॉरल इटसेल्फ। शोपेनहावर की ये जो थ्योरी है ना, इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस है, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। अब सवाल यह है कि क्या हम इन रोबोट्स को, इन मशीन्स को, इन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एजेंट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कंपैशन? और क्या फ्यूचर के अंदर ये एआई एजेंट्स अपना एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर डेवलप कर पाएंगे व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दीज थ्री मोटिवेशंस विद कंपैशन ओवरवेइंग ऑल ऑफ देम? ये अगेन बहुत बड़े और गहरे सवालात हैं दोस्तों। इसीलिए मैं फिलोसोफर्स को सबसे अजीम ब्रीड मानता हूं, बिकॉज दे टच ऑन टॉपिक्स which set the tone for the development of a complete civilization and humanity. शोपेनहावर ने तो हमें बता दिया कि आपने किस तरीके से एक एथिकल इंसान बनना है। अब ये हमने डिसाइड करना है that whether we will follow the great man or we will go against him. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.